जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर है थर्ड, जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। जो जल है हमारे जीवन में, वो कितनी बड़ी भूमिका है जल की, इसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें इम्पॉर्टेंट कुछ ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। एंड कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है मैप वर्क, ठीक है। जैसे डैम हो गए एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गए, कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि भारत देश की स्थिति ना देखते हुए सबसे पहले हम देखते हैं, ये जानते हैं कि वाटर इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। आवर लाइफ नहीं, बहुत ज़्यादा सबके लिए वाटर इसेंशियल है। ट्रीज़ के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है एंड एनिमल्स के लिए भी है। सभी के लिए वाटर जो है इसेंशियल है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक। फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीव जंतुओं के लिए है। एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आप जानते हैं ना कि जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी से ही होते हैं जनरेट, है ना। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। पूरे आप इस पे देख रहे हो ना, इस पे आप देख रहे हो ना, लगभग 70% जो है वो वाटर है एंड 30% लैंड है। वैसे तो रेशियो एक्यूरेट देखा जाए तो 71 और 29 का है। 79% वाटर है एंड 29% लैंड है, ठीक है। लेकिन जिसमें ओनली फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। तो वाटर ये जितना बताया गया है 70%, इसमें से केवल 2.5% वाटर है जो फ्रेश है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो 2.5% ही है, किसी किसी बुक में 2.4 है, कहीं पे 2% है। आप 2.5% याद रखिए। लेकिन जो केवल मनुष्यों के यूज़ के लिए है, जो केवल यूज़ करने योग्य है, यानी कि फ्रेश वाटर कितना है, फ्रेश वाटर है 2.5%। एंड अगर हम बात करें कि जो केवल यूज़ कितना करते हैं हम लोग, 0.3% इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, रेस्ट इट्स लॉक्ड इन आइस कैप्स, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड। जो 0.3% है वो ही हम लोग बस यूज़ कर रहे हैं। बाकी जितना है वो सारा का सारा लॉक्ड है, मतलब कि कहीं ग्लेशियर में है ना, ग्लेशियर्स में है एंड आइस कैप्स में जमा हुआ है, अंडरग्राउंड है, ये बता रहे हैं। तो यूज़ कितना कर रहे हैं, 0.3%। बाकी सब ग्लेशियर्स वगैरह। देखिए इसमें छोटा सा लिखा हुआ, इसको बड़ा करना था एक्चुअली, चलिए कोई बात नहीं। टोटल फ्रेश वाटर देखिए इस पर लिखा हुआ कितना है, 2.5% ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर। फ्रोज़न फ्रेश वाटर, फ्रोजन कितना है, 69%। फ्रोज़न कितना है, फ्रोज़न है 69%। फ्रोज़न है 69%, यानी कि जो आइस लॉक्ड में कैप्ड है, ठीक है। ग्लेशियर में, बड़े बड़े ग्लेशियर में पानी जमा होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर ये समझो कि अगर आप खुद ही समझिए कि अगर इतनी बड़ी कोई आइस क्यूब है और जब वो पिघल जाती है तो उसका पानी कितना हो जाता है, तो पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि ये तो अभी सॉलिड में है, लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसका कोई वो नहीं होता है ना, शेप। ये तो बहुत ज़्यादा बह जाएगा ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। यूजेबल फ्रेश वाटर कितना है, ओनली अबाउट 31%। टोटल फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल लिक्विड फॉर्म एज द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, लेक एंड रिवर। लेकिन यूज़ कितना कर रहे हैं, 0.3। ह्यूमन की नीड के लिए टोटल फ्रेश वाटर कितना है अर्थ पे, 2.5%, 2.5%। लेकिन उसमें से यूज़ कितना कर रहे हैं, 0.3%, ठीक है, ह्यूमन के यूज़ के लिए। बाकी सब आइस लॉक्ड में, आइस कैप में लॉक्ड है, ग्लेशियर्स हैं और अंडरग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर जल है तो जल की समस्या भी है, क्योंकि जल की कमी होती है ना। तो इसके लिए टॉपिक जो है वो है वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब ही होता है कमी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ वाटर की, लैक ऑफ वाटर की कमी, स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन।
हमें पढ़ना है क्या है वाटर स्कैरसिटी, कि क्यों पानी की कमी होती है और क्या है वाटर स्कैरसिटी, और वाटर का कंजर्वेशन। अभी आपने पिछले चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन पढ़ा है, अब वाटर का कंजर्वेशन, क्योंकि पानी का भी अगर कंजर्व नहीं करेंगे एंड मिसयूज़ करेंगे तो पानी का बहुत ज़्यादा, किसी भी नेचुरल रिसोर्स का मिसयूज़ करना गलत है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल हम लोग रिन्यू कर सकते हैं ना, ये शायद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले में हमने बताया था। वाटर जो है रिन्यूएबल सोर्स। क्या है वाटर स्कैरसिटी? सीधी सी बात, जब पानी की हमको ज़रूरत हो और हम लोग को पानी ना मिले, और जितनी क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की वो लैक ऑफ हो सकती है। तो इसी तरीके से पानी की भी कमी। व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितना आपको पानी चाहिए उतना पानी, एंड उस क्वालिटी का पानी नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, तो वही कंडीशन वाटर स्कैरसिटी की है ना। तो जिस समय आप सपोज़ ये कोई व्यक्ति है कहीं पे खड़ा हुआ है स्टेशन पे, एंड ये पानी, इसको महंगा वाला पानी चाहिए, ठीक है, ये बिसलेरी का पानी ही पीता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, बिसलेरी का पानी पीता है। तो अगर इसको ये पानी ना मिले कहीं स्टेशन पे या कहीं पे भी, ये घूमने निकला है, अगर इसको ये पानी नहीं मिलता है, तो ये वाटर स्कैरसिटी का एग्जांपल है ना। और ये सिंपल लेवल पे है, और सीधे सीधे जहाँ पर जल की कमी होती है उन वाले राज्यों के बारे में पढ़ना है। क्यों होता है, कॉजेज़, क्यों होता है वाटर स्कैरसिटी? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा जब हम शोषण कर लेते हैं ग्राउंड वाटर का। एक्सेसिव यूज़ फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा जब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाता है पानी का, और जब इंडस्ट्रीज़ से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा, वो भी जाके पानी में जाएगा ना, तो वाटर पोल्यूशन होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट से, है ना। फिर क्या है, अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस का मतलब है कहीं कहीं पे आप देखोगे कि कुछ कुछ लोगों को पानी के लिए नंबर लगाना पड़ता है, एंड कहीं कहीं पर उनको ईजिली प्राप्त हो जाता है। तो यही बताएगा, सम एरियाज हैव अबंडेंट वाटर, मतलब कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है। आप कोस्टल एरियाज पे अपने जैसे कि नदन हिमालय में हम देख लें, यूपी में हो गया, और जो लोकल एरिया अपना लखनऊ हो गया, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर आप जाएंगे या अदर फेसेस ड्रॉट्स मतलब जहाँ सूखा है, जैसे राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात में आपको मिल जाएगा, और आपको किधर मिल जाएगा, लद्दाख साइड मिल जाएगा, है ना, लद्दाख साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वाटर स्कैरसिटी है। और लद्दाख साइड वाटर स्कैरसिटी क्या ही मैं बोलूँ, वहाँ पर तो बड़े बड़े पेड़ नहीं है, सबसे बड़ी बात तो, है ना, माउंटेन्स हैं। तो राजस्थान एंड गुजरात सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेचुरल वेजिटेशन का, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाटर, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर। आप ये देख रहे हो, एक वाटर स्कैरसिटी के ये इमेज है, यहाँ पे कहीं दूर दूर तक पेड़ पौधे दिख रहे हैं? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? देख रहे हैं कैसी बंजर भूमि हो गई है वाटर स्कैरसिटी का। हाँ, यहाँ कुछ नदी या तालाब रहा होगा और वो सूख के कितना हो गया, ये देखो आप। और यहाँ पर बिल्कुल जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो बिल्कुल एक हिसाब से ब्रेक हो चुकी है, उसमें दरार टाइप की आ चुकी हैं। फिर क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जब जनता ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी पानी की, कि कभी भी किसी चीज़ में अगर जनता ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड तो ज़्यादा हो ही जाएगी, है ना। सभी को पानी की चाहिए भाई, कोई बिना पानी के तो रहेगा नहीं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण करोगे अगर तो मोर वाटर फॉर सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा फैक्ट्री स्थापित करोगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ना। पॉल्यूशन में बताया ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज कंटेमिनेट वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल के वेस्ट हैं या सीवेज के कोई कंटेमिनेट हैं, हम लोग के सीवेज का या कोई भी ड्रेन का पानी, जो नाले वाले का पानी सब जाके जो हम लोग के रिवर्स हैं उनमें जाके मिल जाता है ना। तो ये भी पॉल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है वाटर स्कैरसिटी का। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि कोई पॉल्यूटेड वाटर नहीं पिएगा ना। आप उत्तराखंड में हैं तो आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा रिवर्स में, लेकिन आप जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाती जाएगी, यूपी बिहार तो गंदी होती चली जाएंगी ना, यूपी बिहार की तरफ किसी किसी शहर में सफ़ा मिल जाए वो बात अलग है। डिफॉरेस्टेशन बता चुके हैं, पेड़ों की कटाई, रिड्यूस रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज।
डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई। जब पेड़ नहीं रहेंगे, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, ये अगर मान लीजिए कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मानसून की वजह से हवाएं चलेंगी इधर की तरफ एंड इधर की तरफ कभी चलेंगी। और पेड़ रहेगा तो पहले तो वहाँ पे रूट्स रहेंगी और वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी। सॉइल को होल्ड करके रखेंगी तो उनको वाटर की नीड है, पानी दोगे एंड यहाँ पे बारिश जब होगी तो यहाँ पे वातावरण ऐसा बना रहेगा, थोड़ा क्लाइमेट ठीक रहेगा। फिर यहाँ से क्या कहते हैं, बादल ऊपर जाएंगे, है ना। फिर बादल जब कंडेंसेशन होता है तब बारिश होती है ना। तो जब बारिश ही नहीं हो पाएगी तो वाटर स्कैरसिटी तो हो ही जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को अगर काटेंगे, आप देखो ना यहाँ पे कहीं पेड़ हैं क्या? ज़्यादा नहीं है ना। जिस साइड पेड़ कम होंगे वहाँ पर बारिश कम होगी, सिंपल सी बात। मेघालय, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लो, नॉर्थ ईस्ट के आप स्टेट्स देखिए, वहाँ पे कितना ज़्यादा पेड़ हैं। मिज़ोरम, मेघालय, मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट का अगर परसेंटेज देखें तो मिज़ोरम इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। मिज़ोरम में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है हमें पानी को बचाने की, और कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो क्यों पानी को बचाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, कैसे बचा सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। वाई शुड वी कंजर्व वाटर, क्यों बचाना चाहिए? अगर नहीं बचाएंगे तो पहली बात तो फ्यूचर के यूज़ के लिए, अगर नहीं बचाएंगे तो भविष्य में पानी की जब कमी हो जाएगी तो हम लोग पानी हर कोई व्यक्ति खरीदने में आ जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा एक कठिनाई वाला फेज़ आ जाएगा। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऐसा नहीं है कि पानी का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल, मतलब कि किसी घर पे अगर टैंक लगा हुआ है और वो पानी अगर वहाँ भरा जा रहा है तो ये नहीं कि पानी चालू करके छोड़ दें और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और वो पानी फिर बह के जा कहाँ रहा है? नालियों में जा रहा है ना। एंड नालियों से फिर कहाँ जा रहा है? रिवर्स में जा रहा है। रिवर्स से कहाँ जाएगा? ओशियन में जाएगा। ओशियन से कहाँ जाएगा? बादल बनेगा। फिर क्या? फिर वही प्रोसेस, है ना। तो हमको वाटर को कंजर्व करके रखना है फ्यूचर की जनरेशन के लिए कि अवेलेबल रहे, ये नहीं कि सब कुछ अभी खा पी के बराबर कर दें। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड टू प्रिवेंट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स मतलब कि जब कहीं सूखा पड़ जाएगा एंड सूखा पड़ने से और बाढ़ आने से बचाव करने के लिए हमें जो पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। कभी कहीं सूखा पड़ जाएगा तो कौन हेल्प करेगा? वाटर करेगा ना। जैसे पीछे वाली हमने बताई थी लैंड कि जहाँ पे बहुत स्कैरसिटी वाला मामला है, वाटर स्कैरसिटी वाला। तो वाटर स्कैरसिटी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर स्कैरसिटी से एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज़ स्कैरसिटी, एंड कुछ उसके फीचर्स पूछ लेते हैं 2-3, ठीक है। जो भी शॉर्ट में आता हो 3-4 नंबर का आ जाता है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या मेथड हैं। तो पहले तो ये पहले हम ये देखते हैं कि जो हम पूछ रहे थे वाई शुड वी कंजर्व वाटर में ये बताया गया, ये एक इमेज है इससे रिलेटेबल, कि जो पानी है, पानी पहले ग्राउंड में अगर है तो जब टेम्परेचर, जब सन की लाइट पड़ती है तो टेम्परेचर से प्रेसिपिटेट होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, एवापोरेट होकर, सॉरी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, बादल बन जाते हैं। और जब बादल बन जाते हैं फिर कंडेंसेशन होता है, जब बादल बन जाते हैं फिर कंडेंसेशन होता है, और फिर जब कंडेंसेशन होता है तो फिर बादल जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, फिर से वर्षा होने लगती है ना। तो ये बताया गया है कि हर एक चीज़ इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए, बारिश नहीं होंगे तो पेड़ पौधे कैसे फ्लरिश हो पाएंगे। ये जो हरी भरी ये जो घास कह रहे हैं, जो घास हैं, पेड़ पौधे हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कैसे पनप पाएंगी? नहीं पनप पाएंगी ना। तो इसीलिए वाटर का कंजर्वेशन बताया गया है। कैसे कर सकते हैं, मेथड बताए गए हैं। ट्रेडिशनल है, मतलब कि, और मॉडर्न भी हैं, प्राचीन के समय पर हैं, और ट्रेडिशनल जो अभी हम लोगों ने नए तरीके से अपनाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कि जो बारिश हो रही है, बारिश के पानी को हम लोग हार्वेस्ट करके मतलब बचा के उसको बाद में फ्यूचर के यूज़ के लिए रख सकें। सिंपल सी बात बस। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, भविष्य के यूज़ के लिए। देखो ये एक एग्जांपल है कि जहाँ पे बारिश हो रही है एंड बारिश का पानी जो है इनकी छत से, ये पाइप दिए गए हैं, इनके पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस टैंक में आके जा रहा है, टैंक में आके जा रहा है ना। और ये भी है एक कलेक्शन एरिया, यहाँ पर पानी गिर रहा है एंड यहाँ से ये पाइप के थ्रू ये इस टैंक में जा रहा है। ठीक है, अगर इनके पास मोटर वाला सिस्टम नहीं है तो ये मेन टैंक के थ्रू इस वेल में चला जाएगा, और जब वेल में चला जाएगा तो वेल से हम लोग जो नॉर्मल एरिया, वो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि रोप को डालेंगे और बाल्टी को डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये रिचार्ज फैसिलिटी है कि हम फिर से उस पानी को यूज़ कर सकते हैं ना। बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा पानी हम बचा सकते हो। बारिश में देखते हो ना कितना ज़्यादा पानी होता है, तो ऐसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जिन एरियाओं में मिनिमम कम पानी होता है, लो रेनफॉल एरिया है, लो रेनफॉल, तो वो तो ये ज़रूर करते हैं। लो रेनफॉल एरिया, क्योंकि कभी बारिश हुई तो वहाँ से हमने बचा लिया। या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उनको तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी या तो बाहर, अब जैसे कि सबने अपने घर में ये बना लिया तो क्या होगा कि बहुत सारा पानी वेल्स में जाएगा और वहाँ के वेल्स कभी सूखेंगे भी नहीं और वहाँ से हम लोग रिचार्ज करते रहेंगे, है ना। प्रिवेंट वाटर रन ऑफ एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर से हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं। एंड क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब होता है बहुउद्देशीय। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या है? बहुउद्देश्य, मतलब जिसके एक से ज़्यादा पर्पज़ हो सकें उसको मल्टीपर्पज़ कहते हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ बनाए गए हैं और क्या इनका मेन रोल है? जैसे कि जो डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर फॉर मल्टीपर्पज़, डैम बनाया जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहला इरिगेशन के लिए, फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। पेन एक मिनट दूसरा यूज़ कर लें। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को जनरेट करने के लिए टरबाइन के थ्रू डैम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा? इरिगेशन, फिर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। कहीं कहीं पर हम ऐसा एक डैम बना लेंगे एक ऐसे करके, जहाँ पर यहाँ पर आके वाटर जो है वो स्टोर होता रहेगा। और जब आगे आने वाले समय में, जब आगे आने वाले कोई गांव है या कहीं पे खेती बाड़ी हो रही है और वहाँ पे पानी की नीड होगी तो यहाँ का पानी हम छोड़ देंगे, है ना। तो वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ में अगर कहीं बाढ़ आने वाली है तो यहाँ पे बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि जब बाढ़, जैसे कि यहाँ पे पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर यहाँ पर ये डैम ना होता तो आगे आने वाले हिस्से में इस जगह पर बाढ़ आ जाती ना, आ जाएगी ना। तो अब ये डैम बना है तो ये पानी को रोक लेगा, फ्लड को कंट्रोल करेगा। फिश ब्रीडिंग में भी है। अब इस तरफ तो पानी जब कम है तो मछलियाँ नहीं मिल पाएंगी, लेकिन इस तरफ तो खूब सारा पानी भरा हुआ है ना, फ्यूचर यूज़ के लिए, जिससे हम हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टरबाइन के थ्रू। एंड फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, मछली पालन। फिर क्या है? टूरिज्म को बड़ी बढ़ावा देते हैं डैम से। बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, हीराकुड, कावेरी और बहुत बड़े बड़े डैम हैं। ठीक है, तो समझे ना मेथड ऑफ कंजर्वेशन कैसे बचा सकते हैं। तो दो आप याद रखो, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड हैं। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिछले मतलब लगभग मैंने देखूँ तो अभी रिसेंट में पूछा नहीं गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2024 में ही पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। वाटर स्कैरसिटी इम्पॉर्टेंट है। एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आपको ये बस याद रखने हैं कि इनका पर्पज़ क्या है और कहाँ पे हैं, किस स्टेट्स में हैं। ठीक है, समझे। आगे क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताए गए हैं कुछ, तो उनको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले जो हीराकुड डैम बना था, जिसकी टोटल लेंथ है 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर, उड़ीसा में बना है महानदी पे। तो यही कुछ बताए गए हैं। तो पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी है। अ लार्ज डैम बिल्ट ऑन अ रिवर, एक बड़ा सा डैम जो रिवर में बने, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इट इज़ कॉल्ड मतलब कोई भी एक डैम है जो रिवर्स के अक्रॉस बिल्ट करा जाए फॉर अ मल्टीपर्पज़ मतलब उसके बहुत सारे यूज़ हो सकें।
ठीक है, जैसे पर्पस हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स लिखी हुई हैं इनके नीचे, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, एंड यहाँ पर स्टेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल जो है, एक्चुअली मुझे इसको इस तरफ करना चाहिए था एंड इसको इस तरफ करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। भाखड़ा नागल कहाँ पे? सतलज रिवर पर है, पंजाब और हरियाणा स्टेट्स को कवर करता है। हीराकुड सबसे पुराना है, तो मेन है, महानदी पे बना है उड़ीसा पे, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर नदी पे बना है, सिंपल सी बात, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है तो दामोदर रिवर पे बना है। कहाँ पे कवर करता है? वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले एरिया को। रिवर्स अगर आपको याद होंगी कहाँ पे कौन सी है तो आप इजीली कर सकते हो। चंबल कहाँ पर है? चंबल वाला एरिया एमपी का है, तो चंबल रिवर है, और एरिया कौन सा है? एमपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान को कवर करता है। ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पे बना है, पंजाब में। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे बना है, एंड स्टेट्स कवर करता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है ना। एंड पोंग डैम सतलज और ब्यास रिवर पे बना है, हिमाचल प्रदेश में। आगे जो मैप वर्क दिया गया उसमें सारे इंपॉर्टेंट वो बताए गए हैं, कहाँ पे कौन से स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट डैम है ना। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है। एक डैम जो रिवर के अक्रॉस बिल्ड किया जाए, जिसके बहुत सारे काम के लिए हम यूज़ कर सकें, उसी को सिंपल सी भाषा में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, सिंपल सा, गॉट इट, ठीक है। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है इसके एडवांटेज क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनके बारे में बताया गया है। फ़ायदे पहले बताए, अच्छा हाँ, एक बात और है कि जो डैम है, डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कि इन्होंने कहा, ये एक स्टेटमेंट शायद पूछा जा सकता है, शायद पूछा नहीं गया है, लेकिन एक फेमस स्टेटमेंट है जो किनके द्वारा दिया गया है, जो डैम्स को मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को जो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, वो कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक। इसके बाद हाँ, ये एडवांटेज पढ़ने थे हमें कि क्या फ़ायदे हैं। इरिगेशन फैसिलिटी बताया ना कि कहीं पर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्या ब्लैक पेन? दिख रहा है, वाइट कर लें, येलो कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड। ग्रीन, ये देखेगा। तो क्या है इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब जो सिंचाई का जो फैसिलिटी है वो बढ़ेगी। कहीं पर हमने बताया ना कि डैम बना हुआ और उनको फ्यूचर में यूज़ है, तो यहाँ पे जो पानी स्टोर है इसको हम छोड़ देंगे, तो उनकी जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसमें कंपैटिबिलिटी कन्वीनियंट हो जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी, फ्लड को कंट्रोल करेंगे बाई स्टोरिंग एक्सेस वाटर। बहुत सारा पानी जो हम यहीं पर स्टोर कर लेंगे तो बाढ़ कहाँ से आएगी आगे ना, नहीं आ पाएगी। रिक्रिएशन एंड फिश ब्रीडिंग, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड सिटीज़, ये सारे कुछ एडवांटेज बताए गए हैं सिंपल से, जो सिंपल इजी लैंग्वेज में है, जो आप समझ सकते हो। डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, कहीं पर बहुत ज़्यादा अगर मैनी पीपल विलेजेस समर्ज, जैसे कि मतलब कि गांव वाले लोगों का एक गांव से दूसरे गांव में जब लोग चले जाते हैं तो उसको कहते हैं माइग्रेशन, या एक माइग्रेशन यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप गांव टू गांव कर सकते हो, सिटी टू सिटी कर सकते हो, कंट्री टू कंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो जब बहुत सारे गांव वाले एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल कि मतलब कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर पानी कम है तो वहाँ का व्यक्ति यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो एनवायरमेंटल डैमेज क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड। एनवायरमेंटल डैमेज क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड। अभी आप ये देख रहे हो ना, ये सब कि यहाँ पे आपदा आई होगी कुछ, तो यहाँ के लोग कहीं पर पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि इस तरफ चले जाएं या कहीं और जा सकते हैं। सॉयल इरोजन आप जानते हैं ना, सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर। सेडिमेंटेशन मतलब जो मिट्टी के अवसाद हैं, कंकड़ पत्थर वो आके जो रुक जाते हैं डैम्स में,
उन्हीं को सेडिमेंट मतलब होता है मिट्टी और कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे अवसाद पार्टिकल्स, है ना, उन्हीं को कहते हैं। और सॉयल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव होता है। 4 टाइप के सॉयल इरोजन होते हैं, गली इरोजन, शीट इरोजन, पढ़ाया था ना, गली इरोजन, शीट इरोजन। तो गली इरोजन मतलब कि ये पूरी जो लेयर है वो खिसक के भसक के जो शीट नीचे की तरफ आ जाए। फिर क्या बताया गया, सॉयल सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड क्या है? सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड ये है कि मिट्टी की गुणवत्ता, इसमें जब नमक का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाए, है ना, मिट्टी की जब क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए। कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसी लैंड होती है कि वहाँ पर एक ऐसे बंजर भूमि होती है एंड वहाँ पर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट आ जाते हैं, इसका मीन सॉयल सेलेनाइज हो गई है यहाँ की, यहाँ पे सॉयल सेलेनाइजेशन हो गया है, समझ रहे हो ना, अब सॉयल सेलेनाइजेशन हो गया है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या है? स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कि आपके पास ज़्यादा पानी है, जैसे कि दो अभी हमने बताया ना कि अगर कोई भी रिजर्वायर है या कोई भी डैम है, अगर वो 2 स्टेट्स के बिटवीन है तो उन स्टेट्स में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप ज़्यादा पानी रखते हो, मेरे पास कम शेयर है ना, तो डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज एंड कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड ये क्या हैं, कुछ एडवांटेज हैं। ठीक, आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो पारंपरिक, जैसे कि कुछ ये रीजन बताए गए हैं एंड मेथड बताए गए हैं। तो रीजन कहाँ पर है? ये रीजन है एंड ये क्या है, मेथड है, और ये क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है। जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, खादिन्स एंड जोहाद एंड टैंक्स। राजस्थान में क्या होता है, खादिन्स एंड जोहाद एंड टैंक्स बनाते हैं जो कलेक्ट करता है रेन वाटर को फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए इनको रेन वाटर को मतलब कलेक्ट किया जाता है। महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या है, भंडार्स एंड ताल्स बनाए जाते हैं। भंडार्स मतलब भंडार से मीन है भंडारण, भंडारण का मीन्स होता है स्टोरेज। भंडारस जो बना है ये वर्ड बना है भंडारण से, और भंडारण का मतलब क्या होता है, स्टोरेज, मीन्स पानी का स्टोरेज करेंगे हम अंडरग्राउंड। ठीक है, ताल्स हो गए, भीम ताल, ताल होते हैं, एंड स्मॉल चेक डैम्स एंड रिजर्वायर। रिजर्वायर आप जानते हैं, बंगाल एरिया में क्या है, डिगीज़ है। लार्ज पॉन्ड यूज़ फॉर इरिगेशन, बड़े बड़े तालाब को यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कुल्स, इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे अगर, कि कुल्स जो है वो कहाँ की ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो चैनल टू डाइवर्ट फॉर एग्रीकल्चर। एंड मेघालय में क्या है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये पूछ सकते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय। नेचुरल वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू बैम्बूज पाइप, मतलब घर बने होते हैं एंड वहाँ पर जैसे कि हमने जो पीछे वाले देखा था ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, तो वो यूज़ कर रहे हैं जो प्लास्टिक के पाइप, एंड वहाँ पे नेचुरल बैम्बू के पाइप्स यूज़ करे जाएंगे, तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। एंड बैम्बू के थ्रू ही आसपास के एक जगह से दूसरी जगह पर इरिगेशन होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना। तमिलनाडु में क्या है, इरी सिस्टम, ये इरी जो वर्ड है ये तमिलनाडु का ही कुछ डेडिकेट होगा। ट्रेडिशनल टैंक इरिगेशन, तो बस ये एक पार्ट है जो आपका चैप्टर का है, जिसको आपको बस थोड़ा सा जानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है एंड क्या उसके यूज़ हैं, क्यों हमें करना चाहिए, रीज़न बताए गए हैं, मेथड। आपको अगर ये नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन नहीं याद कर सकते हो, तो सिंपल भाषा में आप ये याद कर लो कि जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है वो कहाँ की है, मेघालय की। ठीक है, खादिन और जोहाद और जो टैंक्स बनते हैं वो राजस्थान, और भंडारण वाला जो भंडार्स हैं और जो ताल है वो महाराष्ट्र का है, एंड हिमाचल प्रदेश में कुल्स हैं। और ये जो ऊपर डेफिनेशन बताई गई, बिफोर बिग डैम्स, पहले के टाइम पर क्या है, डैम्स नहीं होते थे, तो इंडिया क्या है, जो भारत देश में लोकल एंड ट्रेडिशनल तरीके से वाटर को कंजर्व करते थे। यही ऊपर सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, बिफोर बिग डैम्स, जब बड़े बड़े डैम्स बनने से पहले भारत देश में पानी तो तब भी बचाना है, तो क्या करेंगे, अंडरग्राउंड बचाएंगे। तो वाटर कंजर्वेशन मेथड सूटेड फॉर लोकल क्लाइमेट, सबने अपने अपने लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कुछ मेथड अपनाए हैं, वही मेथड बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, डिटेल्ड में आप नहीं पढ़ना है, आपको बस ये जानना है कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है, मेघालय में, एरी सिस्टम तमिलनाडु, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने कहीं देखा हो ना देखा हो तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर लोग रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं ना। ये देखो, ये जो भी घर है, तो इन्होंने क्या किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए घर से यहाँ से पानी अपना आएगा एंड यहाँ से इस टैंक में जाएगा, फिर बाद में हम यूज़ कर लेंगे।
ऐसे ही इस घर में भी है, यहाँ ऊपर से पानी आएगा पाइप के थ्रू एंड यहाँ पे 2 टैंक्स हैं, 2 टैंक्स हैं, उनमें हम कलेक्ट कर लेंगे। रूफ टॉप रेन वाटर कलेक्शन, रूफ टॉप रेन वाटर कलेक्शन क्या है? अर्बन है। पहले आपको याद रखना है कि रूफ टॉप रेन वाटर कलेक्शन क्या है, वो अर्बन में है, शहरी में है, ठीक है। तो हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस फ्लड, पानी ऊपर से जब गिरेगा तो जो छत से हमने कलेक्ट कर लिया एंड नीचे अंडरग्राउंड, ये ब्लर हो गई मैं सॉरी, तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कर लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर कोई पाइप लगा लेंगे, या यहीं पे ही कोई हमने लगा लिया पाइप और यहीं से हमने उसको मोटर के थ्रू हमने उस पानी को निकाल लिया, है ना। और यहाँ पे ये फ़िल्टर हम लगा सकते हैं कि भैया ये मत सोचिएगा ऊपर से गंदा पानी आ रहा है, तो आप पाइप में नीचे फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइप में आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, बीच में हो सकता है ये फ़िल्टर हो। फ़िल्टर आपको बुक में अगर कोई इमेज दी गई होगी तो उसमें फ़िल्टर दिया गया होगा। आगे क्या दिया गया है? आगे क्या दिया गया है? डैम्स दिए गए हैं और डैम्स के कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि बताया गया है स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम, डिटेंशन डैम। तो स्टोरेज डैम में बताया गया है कि स्टोर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब स्टोर करेंगे वाटर को ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बरसात का समय होगा तो यहाँ पर पानी को स्टोर कर लेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है हीराकुद डैम। डाइवर्जन डैम में क्या डाइवर्ट करेगा किसी भी रिवर को या कैनाल को, ठीक है। इसका एग्जांपल है कलनाई डैम, तमिलनाडु पे, छोटा सा डैम होगा कलनाई का, भी एग्जाम में पूछा जाता है, डाइवर्ट करता है। तो ये देखो डाइवर्जन, पहले आप डाइवर्जन डैम ही देखते हैं। डाइवर्जन डैम से आप सब समझ में आएगा, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और जाना किधर चाहिए? आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर डैम बना के यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉइल ऑयल डाल दी और अपने हिसाब से डैम को ऐसी तरीके से प्रिपेयर किया कि ये जो वाटर का फ्लो है ये इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात। तो इसको डाइवर्जन डैम कहेंगे। स्टोरेज डैम में क्या है? ये स्टोरेज डैम है, यहाँ से पानी आ रहा है एंड यहाँ पर सारा पानी स्टोरेज होता जा रहा है, ठीक है, स्टोरेज होता जा रहा है। फिर क्या है? डिटेंशन डैम। तो स्टोरेज डैम समझे कि फ्यूचर यूज़ के लिए पानी को स्टोर किया जाए ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो स्टोरेज डैम। डाइवर्जन डैम जब उसकी दिशा को बदल दिया है। डिटेंशन डैम क्या है? कंट्रोल फ्लड टेम्परेरली, फ्लड को टेम्परेरली जो बचा सकता है फ्लड से, वो क्या है? डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम ऐसे बड़े बड़े से होंगे एंड यहाँ पे आप इसमें शायद इस इमेज से आप नहीं समझ पाओगे, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो उसमें डिटेंशन डैम का एक अच्छा सा इमेज दूंगा जिससे आप आराम समझ सकते हैं। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी ना, पीडीएफ के लिए आपको लिंक में ही, मतलब यहाँ पे चैनल के लिंक में या तो इसी में टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैं पिन करा दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आपको बस डैम के टाइप पढ़ने हैं, क्या स्टोरेज डैम है, क्या डाइवर्जन डैम है, क्या डिटेंशन डैम है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है? कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर शेयरिंग, पानी को शेयर करने में, जब जल को शेयर करने में कॉन्फ्लिक्ट लोग का है ना, क्योंकि आप देखते हो कि जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया में कहीं ना कहीं आपने सीरियल देखा होगा तो पानी लेके सब अपनी अपनी बाल्टी लेके चले जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स अराइज, एग्जाम्पल, तो जो अभी हमने बताया था ना इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ये डिसएडवांटेज था ना डैम का, इंटर स्टेट। तो क्या है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है, उनकी सरकार के बीच में डिस्प्यूट है कि आप कावेरी रिवर का ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो या आप गंदा ज़्यादा कर रहे हो, जो भी है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बीच में। सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा के बीच में। आपको अगर डैम याद रहेगा तो आप डिस्प्यूट भी याद कर लोगे, क्योंकि उन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में तो रहेगा ना, कोई दूसरा स्टेट तो आ नहीं जाएगा। तो एक बात क्या याद रखनी, वाटर इज़ अ बोथ रिसोर्स, वाटर इज़ अ बोथ अ रिसोर्स एंड कॉज अ टेंशन एमंग स्टेट्स। रिसोर्स तो हो सकता है लेकिन टेंशन का भी काम कर सकता है एमंग स्टेट्स, क्योंकि जो वाटर है वो हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जैसे कि सेकंड सबसे ज़रूरी चीज़ है अर्थ में, सेकंड। अगर हम ऑक्सीजन के बात कहें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वाटर है ना।
ऑक्सीजन के बिना आप रह नहीं सकते हो 2 मिनट भी, एंड वाटर के बिना आप 2 घंटे भी नहीं रह सकते हो, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, क्या महत्व है एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में। वाटर मस्ट बी यूज एफिशिएंटली फॉर इरिगेशन, जब सिंचाई करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका क्या सही तरीके से इरिगेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि पानी चालू कर दिया तो घंटों तक पानी वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल भराव बेटा, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल भराव। वाटर लॉगिंग के मीन्स होता है जल भराव, है ना। और किसी भी अगर कोई भी अगर वो है क्रॉप है, अगर उसको कम पानी की नीड है, अगर आप बिल्कुल उसमें पानी पानी दे देंगे तो वहाँ क्रॉप फेल हो जाएगी ना। टेक्निक लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन रिड्यूस वाटर लॉस, ड्रिप इरिगेशन आप जानते होंगे, एंड स्प्रिंकलर की आप किसी भी गार्डन में ऐसे एक लगा होगा, वो ऐसे बार बार सर्कुलर सर्कुलर घूमता रहता है और पानी निकलता रहता है ऐसे करके। तो एक बार कुछ बार इधर पानी गया, कुछ इधर गया, लड़के इधर गया, स्प्रिंकलर सिस्टम है ना। और क्या बताया गया है, प्रिवेंट सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। तो जब हम सही तरीके से वाटर का यूज़ करेंगे तो सॉइल सैलिनिटी नहीं होगी। जब बहुत ज़्यादा पानी भरा रहेगा हमेशा तो सॉइल सैलिनिटी होगी, ऐसे नहीं होगी। जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी, वाटर लॉगिंग क्या हमने बताया ना, जल भराव, जब जल भराव हो जाएगा तब, समझे। तो सही तरीके से यूज़ करना है जल का, कोई भी रिसोर्स है उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। फ़ोन भी है अगर आपका, आप उसका सही तरीके से सदुपयोग करोगे तो सही है। हाँ, गलत तरीके से अगर यूज़ करोगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक है ना। ये बताया गया है एक डैम्स और रिवर्स के बीच में, डैम्स एंड रिवर्स के बीच में बताया गया है। सबसे पहले हमें देखना है, हम लोग चुन लेते हैं ब्लैक पेन, इससे दिखेगा, पहले देखते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है ब्लैक। सबसे पहले आप ये देखते हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट डैम बताए गए थे, आप देखो सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में। तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में। और ये क्या है, नागार्जुन, नागार्जुन कहाँ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। फिर क्या है, हीराकुड, हीराकुड कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ है, महानदी पर है। अभी इस तरफ हम रिवर भी देखेंगे। और ये राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर आप देख रहे हैं ना, कहाँ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। टिहरी डैम अपने देश का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट। अगर डैम पूछें सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड में है। और किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पर है। भाखड़ा नागल डैम आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है। और जो सलाल डैम है, जम्मू कश्मीर में है। सलाल है, दुलस्ती है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और क्या है, और यहाँ पे आप रिवर्स देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं। कहाँ पे कोसी रिवर है, कहाँ पे गंडक, शायद इस यहाँ पे ये देखिए महानदी रिवर है ना। और यहाँ पे देखो हीराकुड डैम है। तो यहाँ से आप देखो जो यहाँ पे है ना स्थिति, और ये भी देखो यहाँ पे, तो महानदी रिवर पे बना है हीराकुड डैम। पूछ सकते हैं किस रिवर पे बना है, हो सकता है ये कहते हैं कि उस रिवर, वो रिवर बना दो कि जिस पे हीराकुड डैम बना है ना। और क्या है, और 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 राणा प्रताप सागर, ये आप सब इधर देख सकते हैं, ये इधर है, ठीक, राणा प्रताप। फिर क्या है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पर। और भाखड़ा नागल ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश पंजाब में। एंड ये, हाँ इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही आप लोगों के चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। मैप वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन देन थ्योरी। थ्योरी में अगर आपको पढ़ना है तो आप, मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वाटर स्कैरसिटी, वाटर की स्कैरसिटी, एंड
इट्स इम्पोर्टेंस, वाटर के इम्पोर्टेंस एंड मेन फीचर्स, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पढ़ना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है इस चैप्टर में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और क्या क्या, और आपको मैप देखने हैं, और आपको मैप देखना है कि कहाँ पे डैम्स स्टेटेड कहाँ पर, किस स्टेट में भाखड़ा नागल कहाँ पर है ना। और आपको हाँ यही सारी चीज़ें इसमें देखनी है। तो जो इस तरफ मैप में, इस तरफ तो रिवर का मैप है, पता नहीं कैसा आ गया। आप कुछ चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं कि जैसे कि बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल है, एंड यहाँ पर अरेबियन सी है अरब कंट्रीज़ की तरफ, यहाँ पे नीचे इंडियन ओशियन है, ये अपना अंडमान निकोबार है, ठीक है, आइलैंड है ये अपने भारत देश का। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो अंडमान निकोबार है, इसको अंडमान से और जो निकोबार इसको डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। यही सारी बातें हैं। और लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है। यही सब बातें हैं। एंड रिलेट करने को तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, बट अभी आप इतना याद करिए कि जो डैम्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं और कौन सी रिवर पे है, बस सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि मैप अगर आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये जो डैम्स इसमें दिए गए हैं, भाखड़ा नागल एंड टिहरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर कितने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, नागा अर्जुन, हीराकुड एंड राणा प्रताप सागर, और भाखड़ा नागल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप बस जो भी आपका कोई मित्र है उस तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।